पढ़ी थोड़ी बहुत समझी, वो हम इसको थोड़ा सा देख रहे थे। तो ये शैटिका के बारे में आपको बता रहा है कि ऑलवेज जो पेन है वो आपको या तो बैक से निकलेगा या बटक से निकलेगा। उसकी अगर एनाटमी से थोड़ा सा देखें तो एनाटमी के जो रूट्स हैं L4 5 S1 2 3 हैं और ये पिसवाल्मोस के साथ भी रिलेशनशिप उनका बता रहा है। और बाकी येलो और ग्रीन बेसिकली नर्व और नर्व आर्टरी बैंक को इंडिकेट कर रहा है, आर्टरी जैसे रेड शो कर रहे हैं। और फिर जो डायमीटर्स बता रहा है एनाटमी वाइज तो वो अप टू 2 सेंटीमीटर डायमीटर बता रहा है। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट से लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी है और डायरेक्ट मोटर फंक्शन देती है स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटी के मसल्स को इंक्लूडिंग हैमस्ट्रिंग। इनडायरेक्ट मोटर फंक्शन देती है काफ मसल और इनडायरेक्ट मतलब वाया ब्रांचेस, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इंटरवेंशन। ठीक है, देन इक्वलिटी की अगर मैं बात करूं तो शैटिका जो कॉज है वो स्पाइनल कॉज में आपके पास हर वो चीजें आ जाती है। एक होता है एंटीरियर लिस्ट से दूसरा पोस्टीरियर। जब आपका एक अपर वर्टिब्रा विद रिस्पेक्ट टू द लोअर वन के कंपेयर में आगे चला जाता है दैट इज एंटीरियर लिस्ट, और जब पोस्टीरियर चला गया मिसाल के तौर पे L4 L5 के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है, तो L4 अगर आगे निकल आया थोड़ा सा पीछे से, मतलब पीछे कोई हिट करे और वो स्लाइड करके दिस इज L4 दिस इज L5, L4 थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो जाए विद रिस्पेक्ट टू द ये आपका लेटरल व्यू ऑफ एक्सट्रीमिटी हो जाता है दैट इज एंटीरियर लिस्टिसिस। और पोस्टीरियर चला जाए तो पोस्टीरियर लिस्टिसिस। तो इसका स्पॉन्डिलोसिस का मतलब है सिंपली वर्टिब्रल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लोअर वर्टिब्रा। ओके, और नॉन स्पाइनल कॉज में हमने सिर्फ प्रीफॉर्मस पढ़ा, बट लेट्स सपोज प्रेगनेंसी है तो लंबर रेडिकुलोपैथी डायरेक्ट लिंक से आती है। मिसाल के तौर पे कोई पेल्विक ट्यूमर है, अब वो भी तो किसी खाते में नहीं होता ना, पेल्विक ट्यूमर है वो डायरेक्ट स्टार्टिंग में आपको इरिटेट कर रहा है या ट्रॉमा को इरिटेट, डायरेक्ट ट्रॉमा डायरेक्ट गोली लग गई प्रीफॉर्मस में, कोई शार्प ऑब्जेक्ट लग गया तो वो ट्रॉमा में आ जाएगा। ओके, लेट्रोजेनिक काजेस में बहुत सारी चीजें, पोजिशनल है, टॉनिकेट्स हैं, ड्रग्स हैं, ड्रेसिंग्स हैं, रेडिएशंस हैं। मिसाल के तौर पे वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल इज जब हम पेल्विस में वॉलेट को पुट करते हैं बैक पॉकेट में तो वो हमारा पेल्विस को बैलेंस करता है। तो अगर मोटा सा तगड़ा सा वॉलेट आपने पुट किया हुआ है और आप बाइक गाड़ी ड्राइविंग या सिटिंग आपकी ज़्यादा है तो वो पेल्विस ग्लूटल कंप्रेशन की वजह से भी शैटिका प्रीफॉर्मस कॉज करता है, तो वो एक इनडायरेक्ट प्रीफॉर्मस भी होता है। तो इसीलिए हम समटाइम उसको वॉलेट सिंड्रोम या सूडो प्रीफॉर्मस सिंड्रोम भी कहा जाता है। ओके, क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन में अभी ये L4 5 डर्माटोमायोटोमाइटिस, डर्माटो मतलब कि सिंपली द एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय स्पाइनल नर्व। हम कहते हैं भाई ये एरिया स्किन का इससे C1 से सप्लाइड है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ये 3.5 फिंगर 3.5 जो बनती है ये मीडियन नर्व सप्लाई करती है और 1.5 जो है वो अल्नर नर्व के खाते में आता है और बैक वाला 3.5 रेडियल नर्व के खाते में और बैक वाला जो 1.5 बच गया वो अगेन अल्नर नर्व। तो दिस इज हाउ वी मेक अ सेंस। तो वो बताता है कि दिस होल 3.5 inch एरिया of the skin is supplied by a median nerve, let's suppose. So this is I am talking about the dermatome. When I talk about the specific part of muscle which is supplied by a that nerve, so I am talking about the myotome. और muscle को myotome को चेक करने के लिए हम उसकी मूवमेंट कराएंगे क्योंकि muscle is a contractile structure, not a skin कि वो बड़ा होगा बस ठीक है, sensory loss, motor होगा तो वो motor loss हो जाएगा। हर सिंगल स्पाइनल नर्व के दो डिवीजन निकलती है, एक होता है a single motor nerve नर्व जो है निकलती है, उसका एक सेंसरी नर्व निकलता है और दूसरा मोटर नर्व निकलता है। सेंसरी नर्व गोज टू द स्किन एंड मोटर नर्व, इसीलिए L4 अगर है तो L4 स्किन का भी होगा, L4 मसल का भी होगा, क्योंकि एक सिंगल स्पाइनल नर्व के दो डिवीजंस होती हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर कह लो या सेंसरी मोटर कह लो। सेंसरी सेंस डिटेक्ट करेगी, स्किन को जाएगी, रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेगी, स्किन के जो भी चेंजेस हैं वो सप्लाई करेगी, मोटर मसल को सप्लाई। इसीलिए मैं हम इसको याद रख रहे थे M फॉर मोटर M फॉर मसल। वैसे सिर्फ मोटर उसको सप्लाई नहीं करती, मोटर बेसिकली जाती है इफेक्टर ऑर्गन्स को, E वाला इफेक्टर नॉट A वाला, और उसमें ग्लैंड्स भी आ जाते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, तो ग्लैंड भी एक ऑर्गन है आपका। तो वैसे मैं सिर्फ मसल तक याद रखता हूं। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में रेडिकुलर पेन मिलेगा थ्रू आउट द स्टार्टिंग नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंसरी इंपेयरमेंट मिलेगी, मस्कुलर वीकनेस मिलेगी, रिफ्लेक्सेस में इंपेयरमेंट मिलेगी या गेट डिसफंक्शन मिलेगा। प्रीफॉर्मस सिंड्रोम वाला पेशेंट को चेंज नहीं रख पाएगा, डेफिनेटली वो एक्सटर्नली रोटेशन रखेगा। फिर एलिवेशन में हमने लेस्गी स्टेज की जिसको SLR का नाम दिया जो ब्रैगार्ड टेस्ट, इसके अलावा और भी होती है, मैंने सिर्फ 2-3 चंद ऐड किए हैं। गोस्ट इन केस में सिर्फ आपने इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन या एंकल डोर्सिफिकेशन कंपोनेंट ऐड करना होता है। है वो सिंपली क्रॉस लेग टेस्ट भी होती है, आप पेल्विस की अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है आप दूसरी लेग को रेज कराते हैं, इसे क्रॉस लेग टेस्ट है, वो भी बहुत सारी चीजें हैं। शैटिका इमेजिंग की बात करें तो ज्यादातर हमें MRI में पता चलता है, वैसे पिछली इंटरसेक्शन एक्सरे में तो डीप अगर कोई अच्छा रेडियोलॉजिस्ट भी हो लेट्स सपोज तो ही जाके डिटेक्ट करता है, क्योंकि देखो उनकी 4-5 साल की डिग्री है, उनका काम ही है रोज के दिन के 50 एक्सरे देखना।
हम कोई रेयरली देख रहे होते हैं तो भी टारगेट। एमआरआई की अगर मैं बात करूँ तो जितने डिस्क आपको ये ब्लैकिश शो हो रहे हैं दे इंडिकेट द डिहाइड्रेटेड, भाई इनका पानी निकल चुका है। पहले तो ये देखना होता है कि फुल इमेज है, टी इमेज है, वो अलग है, वेटेड इमेज है, लेकिन ज्यादातर डिस्क अगर आपको ब्लैकिश शो होती है तो वो डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करती है। उसके पीछे अगर आप स्पाइनल, ये जो रेड वाला व्हाइट वाला जो मादा है ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास मसल्स, स्किन और ऑनवर्ड है। अब जहाँ जहाँ भी डिस्क बल्ज हो रहा है मिसाल के तौर पे और पीछे की तरफ निकल के जो रेड शो कर रहा है, दैट इंडिकेट दिस इज इनफिल्ट्रेट। आई एम नॉट describing the type of the pathology. This is simply a disc. अब ये बल्ज भी हो सकता है और लप्स भी हो सकता है, हेंडिएशन भी हो सकता है, क्योंकि तीनों चीजें आपकी डिस्टर्बेंस कराती है। रेड साइन सिर्फ आपको इंडिकेट करेगा कि नाउ हेयर फ्रॉम द नर्व इज इनफ्यूज्ड। अब अगर ये L4-5 होगा इट विल कॉज द शेडिंग। देन अच्छा ये इसका लेटरल व्यू है और एक इसका एक्सेल व्यू होता है। एक्सेल व्यू ऐसा होता है कि लेटरल व्यू आप किसी चीज को साइड से देख रहे हो और फिर जब उसको कट लगा के उसको सामने से देखते हो, लेट्स सपोज इफ यू सी लुक एट द स्लाइड चेंजर, अब ये इसका लेटरल व्यू है। जब आप इसको कट लगाते हो, आपने मिसाल के तौर पे टॉप से या कहीं से भी किस लेवल पे कट लगाया, अब अगर मैं आपको इसको शो करूं तो आपको इस पे सर्कल दिखाई देगा। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेल व्यू। फिर आप एक डिस्क को सामने से देखते हो, लेट्स सपोज आपने साइड से देखा तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा। नाउ दिस मैन, दिस स्पाइन, ये जो लंबर स्पाइन की है, this man is facing on this side. Anterior view and then posterior view. If you talk about the lumbosacral angle is going to back. Coccyx goes to the back. This is how you make a sign. ठीक है? And if you talk about this, किसी भी लेवल को कट करके उसका आपको सामने वाला मुंह दिखाएगा. Axial view you can call it. Medical management में we go for obviously medicine on NSAIDs, opioids वगैरह in order to release the pain. Okay. Physical therapy management इतना हमने डिटेल में डिस्कस किया कि हम एजुकेट करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। एक्सरसाइजेस है, ऐसी बात है, एक्सरसाइजेस कोर स्टेबिलिटी के अलावा भी हम पहले वीकनेस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ कोर स्टेबिलिटी की तरफ डायरेक्ट नहीं जाएंगे। जो हमने डिटेल में एग्जामिनेशन किया वो सारा फिजिकल थेरेपी का मैनेजमेंट था, वाया मैनोथेरेपी टेक्निक्स। देन देयर आर द फ्यू टेक्निक्स वी लर्न। अब स्पाइनल मोबिलाइजेशन भी है, स्पाइनल रिजुविनेशन भी है, जो कि हम परफॉर्म कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अफेक्ट एक्टिविटी वो अपने ऊपर रखते हैं। Then if I talk about the mobilization of lumbar spine, तो mobilization of lumbar spine की जो हमने 4-5 टेक्निक की, PA ग्लाइड्स हो गया, सुपीरियर हो गया, लेटरल हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, यूनिलैटरल हो गया, लेट्स सपोज SMWLM हो गया, ये सारी लंबर स्पाइन की, ठीक है। और वो आपके ऊपर है कि कैसे उसको करते हो। ग्रेड 1-2 हम देते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, ग्रेड 3-4 हम देते हैं लॉन्ग टर्म रेंज को इंप्रूव करने के लिए, 5 हम देते हैं मैनिपुलेशन थ्रस्ट, वो आपके ऊपर, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ मोबिलाइजेशन जो हम अपनी इतनी डिटेल में डिस्कस की, एक होती है हमारे पास एक्सेसरी, एक होती है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जब आप मूवमेंट वाइज कर रहे होते हैं किसी के साथ। एक्सेसरी वैसे दोनों कॉमन सेंस है, मतलब ये कि जिस तरह हम लेट्स सपोज इफ आई डू अ शोल्डर मूवमेंट, अब ये मेरी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है, आई कॉल इट द एबडक्शन एज अ शोल्डर जॉइंट। बट इंटरनली आर्थ्रोकाइनेमेटिकली जो शोल्डर जॉइंट अंदर आर्टिकुलर सरफेस पे ग्लाइड कर रहा है, दैट इज योर आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट। So that movement you call the accessories, which are not as much required, but they are very needed component in order to complete the range. इसके बगैर आपकी रेंज कंप्लीट नहीं होगी। मोबिलाइजेशन ऑफ लंबर स्पाइन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। PPVIM मैंने एक वर्ड यूज किया था, वो यहाँ से लिया गया था, पैसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट्स, वो भी हम यूज करते हैं। अब इसमें क्लियर कट लिखा हुआ दे आर यूज्ड इन असेसमेंट, नॉट अ ट्रीटमेंट पार्ट। दे आर यूज्ड इन असेसमेंट कैपेसिटी रादर देन एज अ ट्रीटमेंट थेरेपी। लोग इसको थोड़ा सा जैसा SLR इज अ असेसमेंट टूल, not a treatment one, ठीक है। Then PPVIM can help the therapist to identify the location, nature, sensitivity, severity, irritability of the symptom। हम उससे क्या पता चलता है कि एग्जामिनेशन के वक्त हम उसी तरफ अगर उसको मोबिलाइज करते हैं तो हमें पेशेंट का पेन एलिसिट, हमें ये पता चलता है कि वाकई नर्व का पेन है, पेशेंट के इसी एरिया में ही मुझे वो पेन हो रहा है, जलाने वाला पेन हो रहा है। इट मींस दैट दिस पार्ट इज आप प्रेस कर रहे हो, पेशेंट क्या कि नहीं इलिसिट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, मेरी बाकायदा नर्व की सिम्टम that indicates उसकी irritability आपने शेयर दी, severity शेयर दी। So this is how you make it. Then if I'm not wrong, this is the central mobilization and then general mobilization you call it. इसमें और भी बहुत सारी हैं। Central mobilization के बारे में और ये manipulative technique है, but मैंने इसको ऐसे इस पे explain किया हुआ। Hand positioning की बात करें, central word लिखा हुआ PA। सेंट्रल को काफी लोग PA में कंक्लूड करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर आप स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर रख के अगर मोबिलाइज कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट द PA। व्हेन यू कम इनटू द सेंटर यू कॉल द सेंट्रल, दोनों का डायरेक्शन पोस्टीरियर एंटीरियर ही है। तो अगर कहीं पे बुक में देखें, बुक में मेरे ख्याल से आपको PA मिल जाएगा, सेंट्रल वर्ड नहीं मिलता।
मेरे ख्याल से बुक में आपको पीए वर्ड मिलेगा। तो मैंने सर उसको रूल आउट करने के लिए, जिस तरह सुपीरियर है, सुपीरियर मोबिलाइजेशन किसी भी जॉइंट पे बहुत ही कम होती है, लेकिन सुपीरियर के लिए अल्टरनेट के तौर पे वर्ड यूज था, मुलिगन ने यूज किया क्रेनियल वर्ड, क्रेनियल और कार्डल। तो इफ यू से क्रेनियल गिलाइड, सर क्रेनियल हमने नहीं पढ़ा, वो सुपीरियर ही है बेसिकली। तो वर्ड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट मतलब ये है कि जिस तरह हमने एसएफडब्ल्यूएलएम की, मोबिलाइजेशन भी कर रहे हो, मूवमेंट भी कर रहे हो, दैट सिंपली मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट वन ऑफ द टाइप। तो इस तरह का। और मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट इसीलिए भी कराते हैं कि कुछ लोगों को मोबिलाइज करने में पेन हो रहा होता है, मूवमेंट करने में, तो आप वहाँ पे उसको पेनफुल या पेन फ्री एरियाज में मोबिलाइज कर देते हो। But it was developed by the Grant Mulligan। मतलब मुलिगन से पहले 90s 50s से पहले जब इसने कॉन्सेप्ट दिया, तो उससे पहले मोबिलाइज अलग जॉइंट होता था, मूवमेंट अलग जॉइंट की होती थी, दिस इज ऑल। बट इसने क्या किया, दोनों को एक साथ कर दिया, इकट्ठे कर दिया। जिस तरह स्नैग है, पहले गिलाइड दिया जाता था, सस्टेन भी किया जाता था, मूवमेंट भी कराई जाती थी, इसने दोनों को मिला दिया तो कॉन्सेप्ट बन गया स्नैग। एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बुनियाद पे उन्होंने अपनी टेक्निक लॉन्च कर दी है, नो डाउट उन्होंने काम किया है। Then MWM to increase different movement हमने साइड लाइन में परफॉर्म किया, हमने सेंट्रल एंड यूजुअल पे स्नैग किया। अल्टरनेट आप कर सकते हो, मैं आपको सिंपल मिसाल दूं, हमने स्नैग इन एक्सटेंशन, लंबर एक्सटेंशन किया था प्रॉन में। यही आप उसकी दोनों हाथों और दोनों पैरों के बल उसको लेटाओ, नीलिंग पोजीशन, प्रॉन नीलिंग पोजीशन, उसमें भी होती है यही लंबर प्रॉन नीलिंग। जो लंबर स्नैग है, लंबर स्नैग इन लंबर एक्सटेंशन है, वो प्रॉन नीलिंग के अलावा स्टैंडिंग में भी होती है, सिटिंग में भी होती है। आपने 3 से 4 चीजें फॉलो करनी होती है, जो मैंने आपको लास्ट वर्कशॉप में भी गाइड की होगी। जब भी आप मुलिगन की टेक्निक परफॉर्म कर रहे हो लेट्स सपोज, तो आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, ग्लाइड हमेशा